नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का डीपी एडुकेयर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सिंह भारद्वाज एक बार आपके साथ आरो यारो जैसे एग्जाम में फिल्म्स का जो पेपर होने जा रहा है, आपने पिछले साल के जो पेपर्स देखे होंगे और 2024 का जो इससे पहले पेपर हुआ था 23 का, तो एग्जाम का पैटर्न और उसके पूछने के तरीकों में जो परिवर्तन है, तो उन्होंने बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी रणनीति की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए। पेपर का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम नेट जीआरएफ का एग्जाम देते हैं या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। तो कॉन्सेप्टिव जानकारी की अब रिक्वायरमेंट है। अब पत्तों पर नहीं, जड़ों पर पानी डालने का वक्त, जिससे कॉन्सेप्ट आपका बेहतर हो। जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, इसमें अब सतही ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। कॉन्सेप्ट आपका होना ही चाहिए और ये शुरू से ही रहा है। लेकिन ये है कि अब प्रश्न तभी हम कर पाएंगे जब उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे रहें, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैच शुरू किया जा रहा है, जिससे जो बचा हुआ आपका समय है इसमें आपकी एक अच्छी रणनीति हो। और जो टॉपिक है, जहां जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें ये जरूर हमें जानना है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कबीरदास की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सार सार को गए रहे बुथा दे उड़ाए। तो आज ज्योग्राफी के इस क्लास में हम चाहेंगे सबसे पहले जो सिलेबस है उसको बेसिक समझ रहे हैं हम थोड़ा, इसमें क्या टॉपिक है, क्यों, कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ बनते हैं। तो उसके आधार पर जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक संभावना व्यक्त हो जाती है, अंदाजा मिल जाता है कि अगर ऐसे आया तो ये ऐसे आना चाहिए। तो अपने अनुभव के आधार पर पूरी टीम प्रयास करेगी। हम चाहेंगे कि चीजें और बेहतर हो, ज्योग्राफी हो, चाहे संविधान हो, चाहे इतिहास हो, हम और अपना सर की पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। तो समय नाश करते हुए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। ज्योग्राफी विषय की अगर बात करें तो यह विषय कुछ इस तरीके से इसकी बनावट होगी। अगर हम 3 वेन डायग्राम के माध्यम से अपनी बात को समझाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि यदि ये ज्योग्राफी है, हर विषय का एक अपना अंतर संबंध होता है जो आपके प्रश्न पत्र में दिखाई पड़ता है। अब प्रश्न जो भी आते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ज्योग्राफी के एक छोर पर जनरल साइंस इसको एक बेस देता है, आधार देता है। दूसरे छोर पर इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, दोनों सब्जेक्ट देखिए सेपरेट है। तीनों ही सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये देखने में 7-8 है, अंदर से 7-7 है। साइंस के साथ ज्योग्राफी को जब हम मिला देते हैं तो बनता है फिजिकल यानी भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कई ऐसे टॉपिक हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। ज्योग्राफी का एक सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी का, और क्या क्या इसमें आता है वो देखते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स के चश्मे से ज्योग्राफी को देखते हैं तो जितनी भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, वो इसमें आ जाती हैं। इसमें इकोनॉमिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, आर्थिक और मानव भूगोल। सबसे पहले हमें विषय को समझना होगा, फिर विषय के जो टॉपिक है उनको जानना होगा, फिर उनमें से कौन क्षेत्र से प्रश्न ज्यादा आते हैं, कौन से कम आते हैं, ये जानना होगा। फिर प्रश्न आते कैसे हैं, यहां पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थ और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी के समझ लीजिए 2 क्षेत्र हैं, और इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही शामिल है। भारत का आर्थिक भूगोल और विश्व का आर्थिक भूगोल। तो फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली क्या क्या आता है, इस बात को अगर हम देखेंगे तो ज्योग्राफी के
4 इसके बेस हैं, आधार है। ज्योग्राफी इन 4 खंभों पर टिकी, यही फिजिकल ज्योग्राफी का बेस है। उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1 पर, और इसमें एक चीज जान रखना है कि जितने भी ये टॉपिक है, जो कि जैसे हम संविधान को पढ़ते हैं, तो संविधान अगर एक बिल्डिंग है तो उसके 3 खंभे हैं, स्तंभ है, पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव सिस्टम, एजुकेटिव सिस्टम एंड जुडिशरी सिस्टम। ऐसे संविधान भी अगर एक बिल्डिंग है तो उसकी भी 4 पिलर है, स्तंभ है, जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। और नंबर 1 जो है वो बायोस्फीयर यानी जैव मंडल की बात करते हैं। और जब इसको समझेंगे तो विश्व की इकोलॉजी, विश्व का इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जलवायु, हमारे जो बायोम है उनका क्या महत्वपूर्ण है, रोल है। इसी कड़ी में एटमॉस्फेयर सिस्टम, वायुमंडल। नंबर 3 पर हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। और नंबर 4 पर लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। ये सब चीजें आपको पता है, हमें पता है, ये हमको भी पता है कि आपको पता है, लेकिन इसमें क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ये जरा जानना जरूरी है। इन चारों का जो कोरिलेशन है, ये जो कदम ताल है, यही सबसे खास है। किसी देश की जलवायु में, किसी देश के इकोसिस्टम में आसपास की विंड्स, पवनों का, जितने भी हमारे ओशन है, महासागर, और जितने भी हमारे स्थल हैं, जितने भी उच्चावच हैं, जितने हमारे पर्वत हैं, इन सब का रोल होता है। ये सब मिलकर के किसी देश की इकोलॉजी, जलवायु, क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। और इनके बीच का जो इंटररिलेशन है, यही खास है। पढ़ना आपको अलग अलग है, लेकिन जब आप इनको समझना शुरू करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ वैसे जुड़े हैं जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन और किसी गाड़ी के पार्ट। एग्जाम्पल के लिए हम इंडिया की अगर हम हेल्प लें, हमारा भारत एक मानसूनी देश है। मानसूनी देश होने के कारण भारत में अगर मानसून आता है तो उसके पीछे के अगर हम रीजन देखते हैं तो ये सारे रीजन इसमें मिल जाते हैं। अगर भारत में मानसूनी जलवायु है तो इस जलवायु में हिमालय, अरावली, इनका होना जरूरी है। ये हमारे उच्चावच है, माउंटेन है। तीनों ओर सी है, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ये हमारे सागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। समुद्र का किनारा होना, तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है 7,500 किलोमीटर के नियर अबाउट, और ऊपर का हिस्सा स्थल से जुड़ा है। ये भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, एक पेनिनसुलर कंट्री है। नीचे जो ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारी पवने, ये जब सी से लैंड की ओर चलती हैं, भारत में ये मानसून को क्रिएट करते हैं। इस तरीके से भारत में वर्षा होती है। ये हो जाएंगी हमारी व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स, जिनसे भारत में मानसून आता है और जाता है। तो भारत की अगर मानसूनी जलवायु है तो जलवायु के पीछे में होने में पवनों का भी बहुत बड़ा रोल है। आप सब जानते हैं कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, कोरियालिस फोर्स के अनुसार ये जब उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो राइट हैंड मुड़ जाती हैं और यही दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें बन जाती है। यही है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो भारत की जलवायु में पवनों का होना जरूरी है। सी अगर ना होते तो शायद भारत की जलवायु इस तरीके से नहीं होती। और अगर हिमालय नहीं होता तो एशिया की कोल्ड विंड्स भारत में आती
और भारत का जो उत्तर भारत है वो कोल्ड डिजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता, और अगर हिमालय ना होता तो हमारा मानसून सीधे एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाता और भारत में वर्षा उस तरीके से नहीं होती जैसे आज है। तो सिंपल सी बात है, हर देश की अपनी फिक्स एक जलवायु है, और जलवायु के जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, उसमें विंड्स का, ओशन का, लैंड का, इन सब का अपना अपना रोल है। यही वजह है कि भारत की जलवायु अलग है, बाकी देशों की जलवायु अलग है। तो इन सबको जब हम एक दूसरे के साथ रिलेट करके समझते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसी क्लियरिटी से जब आप क्वेश्चन पेपर देंगे तो चीजें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। प्रश्नों की प्रगति आपने देखी होगी। अब प्रश्न कैसे आते हैं, 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं, नीचे दिए हुए कथनों पर ध्यान दें, और फिर उनमें से एक सही है, 2 सही है, सब सही है, कोई सही नहीं। तो हम तभी कर, और ये ऐसा नहीं, ये पहले भी आते थे, तो इस पर काम करना होगा। तो जरूरी है कि जो चीजें बेसिक है उनको हम समझते चलें, इससे चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं तो पढ़नी चाहिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, इंडिया हो चाहे वर्ल्ड, तो क्लाइमेट सिस्टम से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले भी हो आज भी। तो इसमें विश्व का जो इकोसिस्टम है वो इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, ये एनवायरमेंट में आपकी हेल्प करेगा, चाहे इसके साथ पढ़ लीजिए, चाहे एनवायरमेंट में अलग से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब किन किन टॉपिक को, देखिए सिलेबस इतना ब्रॉड है, इतना विशाल है, अगर उसको उस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो रिवाइज बैच है, इसका मतलब है जितने बच्चे क्लास में हैं या होंगे, ये मान लिया जाता है कि वो सब पढ़ चुके हैं, सब संत बन चुके हैं। बस जो डस्ट है वो आपकी हट जाए और बदले हुए पैटर्न के आधार पर कुछ ऐसा मिल जाए जो थोड़ा यूनिक हो, जिससे उनकी कॉन्सेप्ट की दिशा और दशा बेहतर हो जाए। ये आप भी चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, हम भी चाहते हैं। तो किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा आते हैं, कम आते हैं, ये सारी चीजें अगर पता रहेंगी तो हमारे लिए भी समय से चीजों को मेंटेन करना आसान होगा, और उसी आधार पर फिर पढ़ाना भी आसान होगा। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें आपको कितना आता है, महत्वपूर्ण ये है कि समय के अनुसार हम अपनी रणनीति को एक दिशा दें। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट क्वेश्चन आएंगे, और इस क्लाइमेट में जितने भी हमारे बायोम हैं, जितने भी हमारे जलवायु प्रदेश हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषकर विषुवतीय जलवायु, जिसमें सेल्वास, फॉरेस्ट, इनसे प्रश्न बनते हैं। वो क्लाइमेट किस देश में है, किस महाद्वीप में, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ये भी ध्यान रखना है। 4 बायोम दिए होंगे, सेल्वास, लैनोस, कैंपोस, पंपोस। अब पूछा जाएगा इनमें से कौन सुमेलित करता है या नहीं करता है, किस क्लाइमेट की क्या विशेषताएं हैं, किस क्लाइमेट के क्या उपनाम है, टाइटल है, किस क्लाइमेट में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्लाइमेट जैसे विषुवतीय में सेल्वास, इसी तरीके से बाकी जो क्लाइमेट हैं जैसे सवाना और स्टेपी, ये घास के मैदान हैं। तो इनमें जितने भी जलवायु प्रदेश हैं, जैसे पंपास, जैसे लैनोस, जैसे कैंपोस, जैसे प्रेरी, ये सब घास के मैदान है। ज्योग्राफी की खास बात यह है कि इसमें एक क्वेश्चन जो भी आते हैं वो डायरेक्शन वाइज आते हैं।
हिस्ट्री में जो क्वेश्चन रहते हैं वो डेट के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रश्न बन सकते हैं बनते हैं वो आर्टिकल के आधार पर होते हैं, उनका सही क्रम क्या होगा। जैसे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग और राजभाषा आयोग, इन प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं का सही क्रम होगा। एक राइट सीक्वेंस से आपको लगाना है या ईयर के वाइज, आर्टिकल वाइज इनको मैच करना है। ज्योग्राफी में अधिकतर क्वेश्चन डायरेक्शन वाइज आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को समझना होगा। और कौन कौन से क्षेत्र आएंगे अभी उस पर हम बात करेंगे। तो जितने भी हमारे जलवायु प्रदेश हैं तो उनका बायोम सिस्टम क्या है और इनकी क्या लोकेशन होगी, क्या इनका क्रम होगा, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। और बाकी जलवायु प्रदेश में कौन कौन से फीचर्स होंगे, इनका क्षेत्र, इसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे भूमध्यसागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। भूमध्यसागरीय जलवायु यानी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और चीन तुल्य जलवायु, चाइना टाइप क्लाइमेट जो है वो महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। उसकी क्या वजह है वो सारी चीजें आप समझेंगे, लेकिन यही समझ है क्वेश्चन आ जाए कि पहला कथन है, नीचे दिए हुए कथनों पर ध्यान दें कि भूमध्यसागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। दोनों कथन सही है, दोनों ही कथन गलत। क्या होगा, दोनों ही कथन सही है। भूमध्यसागरीय जलवायु का संबंध है पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि यह जलवायु पश्चिमी पवनों से प्रभावित होती है। और चाइना टाइप क्लाइमेट जो है ये जलवायु जो हमारे कह सकते हैं चक्रवाती क्षेत्र है उनसे प्रभावित होती है, महासागर की धाराएं हैं उनसे प्रभावित होती है। इसलिए अगर ये साउथ अमेरिका है, ये अगर नॉर्थ अमेरिका है, तो पश्चिमी पवनें अगर इस एरिया में चलती हैं, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी हो जाएगी, तो ध्यान रखना है कि यह हिस्सा भूमध्यसागरीय जलवायु होगा जो 30 से 45 लेटीट्यूड पर होगा। और 30 और 45 ये पूरा है यहां से लेकर के यहां तक, ये हो जाएगी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु। ये जलवायु में वर्षा हमेशा सर्दियों में होती है, मैक्सिमम रेन इन विंटर। और चीन तुल्य जलवायु सेम अक्षांश में 30 से 45 महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। ये जलवायु, ये अगर खाड़ी है तो आपका मैक्सिको खाड़ी और ये पूरा एरिया, ये वाला, ये चाइना टाइप क्लाइमेट होगा। तो यहां पर हरिकेन साइक्लोन आते हैं और उसके कारण यहां पर इतनी नमी होती है, गल्फ स्ट्रीम जैसी महासागरीय धाराएं चलती हैं, वो यहां पर नमी क्रिएट करती है और वर्षा होती है। तो समरी क्या है, अब दोनों को अगर हम एक साथ कंपेयर करें, सवाना को स्टेपी के साथ, चीन को भूमध्यसागर के साथ, तो चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, भूमध्यसागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। भूमध्यसागरीय जलवायु में वर्षा हमेशा सर्दियों में ज्यादा होती है और चीन तुल्य जलवायु में वर्षा हमेशा गर्मियों में ज्यादा होती है। इस जलवायु का जो अक्षांश है वो 30 से 45 है। दोनों एक ही पिच पर खेलते हैं, नेचर दोनों का अलग अलग, दोनों के बायोम अलग है, दोनों की फॉरेस्ट सेम है। यहाँ के जो वन होते हैं नमी ज्यादा होने से पत्तियां नहीं गिराते, तो मैपिल, लॉरेल, एल्प्स जैसे ट्री यहाँ पर होते हैं, सदाबहार शीतोष्ण वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अब इतना आपने समझ लिया। अब इसी तरीके से प्रश्नों को ढाल लीजिए। पेपर बनाने वाला जो सोचता है, पढ़ाने वाला भी वैसे सोचता है, जैसे कोच होता है कि कैसे फतेह की जाए। तो विश्व की जलवायु प्रदेशों के बारे में जो कथन दिए हैं कि भूमध्यसागरीय जलवायु में वर्षा हमेशा सर्दियों में होती है, चीन तुल्य जलवायु में वर्षा हमेशा गर्मियों में होती है या अधिक होती है, भूमध्यसागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और चीन तुल्य जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। सही कथन होंगे
उपयुक्त सभी 1 2 3 4 या 1 3 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर कॉन्सेप्टिव विचारधारा होती है, जैसे नेट, जेआरएफ, सिविल। वहां पर आपका एटीट्यूड क्या है वो देखा जाता है। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय हमेशा कोरिलेशन और कॉन्सेप्ट की समझ दोनों जरूरी है। तो जो भी जलवायु आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका क्षेत्र, वहां के वनस्पतियां, घास के मैदान होंगे तो फॉरेस्ट होंगे। फॉरेस्ट से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए आ जाए अल्पाइन वन, मानसूनी वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, और आ जाए आपका सुंदरवन। तो किस क्लाइमेट में किसको रखेंगे, इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। क्षेत्र, वनस्पति, उपनाम, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टाइटल जिसको बोल सकते हैं। निकनेम क्या है, जैसे इक्वेटर क्लाइमेट को पावरलेस क्लाइमेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर संसाधन बहुत ज्यादा है लेकिन यूटिलाइजेशन ना के बराबर हुआ है। ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के नहीं, लिंटर तोड़ के दिया है, लेकिन संसाधनों को सही तरीके से उपयोग ना करने की जो व्यवस्था है वो यहाँ लोगों को बनाती है। क्योंकि जंगली क्षेत्र है, फॉरेस्टिंग ज्यादा है, ट्राइब्स अधिक है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर संसाधनों का उचित दोहन सही तरीके से नहीं हो पाता। सवाना क्लाइमेट में ऊंची ऊंची घासें होती हैं, क्योंकि वो जंगलों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए इसको हंटर लैंड बोलते हैं, शिकार प्रदेश। स्टेपी घास छोटी छोटी होती हैं, कृषि के लिए बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करती हैं 45 डिग्री से ऊपर के क्षेत्रों में। तो स्टेपी क्लाइमेट को विश्व का ब्रेड बास्केट कहते हैं, खाद्यान्न प्रदेश। तो इस आधार पर हर क्लाइमेट का अपना एक निकनेम है, और उसी के आधार पर वहां की इंडस्ट्री और संसाधन डेवलप करते हैं। तो एक सेक्शन ये भी होगा। और वहां की जो मानव प्रजातियां हैं, एक क्वेश्चन इससे भी आता है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, मानव प्रजाति में एस्किमो, फिनीज, बुशमैन, टोंडा, सुमेल कीजिए कौन किस क्लाइमेट में। या दूसरा ये भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इक्वेटर क्लाइमेट में नहीं पाई जाती। तो टोडा है, बेदा है, बंतू है, ये सब आपके इक्वेटर क्लाइमेट में, निग्रोलाइट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। बनने को तो मेरे भाई ऐसे ही बन सकता है, चूंकि ज्योग्राफी की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, पेपर पढ़ाने वाला जिस तरीके से खुले कैनवस में खेलता है, तो हर क्लाइमेट की अपनी विश्व में एक फिक्स लोकेशन है। जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे तो हर क्लाइमेट का एक फिक्स एरिया है, और सिंपल बात है, आप इसको इस तरीके समझिए, जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो अलग अलग क्लाइमेट, ये आपकी टुंड्रा क्लाइमेट है ना, उसके नीचे हम टैगा क्लाइमेट मान लेते हैं। इस तरीके से स्टेपी क्लाइमेट, इसी कड़ी में विषुवतीय जलवायु, हमने वही क्लाइमेट रखी है जिनसे हमें मानव प्रजातियों को लेना है और समझना है। नॉर्थ से साउथ चलने पर इनका जो क्रम होगा वो इस तरीके से होना चाहिए। अब इन जलवायु में जो मानव प्रजातियां हैं तो उनकी हम बात करें तो टुंड्रा में एस्किमो बर्फ के मैदानों में रहते हैं, इग्लू जिनको बोलते हैं। टैगा क्लाइमेट में कॉनिकल ट्री पाए जाते हैं, सब नुकीले वन और झाड़ियां जो हिमालयन ट्री होते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट, जिनकी पत्तियों में एक नुकीलापन होता है, इस तरीके से फर, स्प्रूस, देवदार, ब्लू पाइन, एल्डर, चेस्टनट। सबसे ज्यादा ये ट्री रूस, साइबेरिया, कनाडा, अमेरिका में पाए जाते हैं, और इनकी वुड्स लकड़ी काफी सॉफ्ट होती है, इसलिए इस लकड़ी को काटने के लिए जो लकड़हारे होते हैं, वुड कटर, इस क्लाइमेट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उन्हीं को हम अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम देते हैं। जैसे
कहीं इनको हम लंबर जैक बोलते हैं, लंबर जैक। स्टेपी क्लाइमेट में छोटी छोटी घास के मैदान होते हैं। वो घासें कौन खाते हैं? पशु, भेड़, बकरी। स्टेपी क्लाइमेट में सबसे ज्यादा कृषि पर आधारित उद्योग विकसित हुए, ऊन उद्योग, मांस उद्योग और मिल्क इंडस्ट्री। अब जब लकड़ी है तो लकड़हारे होंगे, जो पशु हैं तो चरवाहा होंगे। स्टेपी क्लाइमेट को विश्व का चारागाह बोलते हैं। दुनिया के सबसे फेमस चरवाहक, जिनको खिरनीज कहते हैं, इस क्लाइमेट में पाए जाते हैं। इक्वेटर क्लाइमेट की जो जातियां हैं भाई लगभग सवाना क्लाइमेट में भी पाई जाती हैं, क्योंकि वो जंगलों में और सवाना क्षेत्र में रहती है। तो विस्तृत जलवायु जो सबसे घने जंगलों का क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं, जिनको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे पिग्मी, जैसे मसाई, जैसे सकाई, जैसे बंतु, जैसे बेद्दा, जैसे टोडा। इंडिया में ये सब इक्वेटर क्लाइमेट से बिलोंग करती हैं। एक प्रश्न तो ऐसे बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति या मानव प्रजाति विषुवतीय जलवायु क्षेत्र में नहीं पाई जाती? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1 2 3 4। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब पेपर बनाना, आपको करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और अपनी समझ के एंगल पैदा करने, दृष्टिकोण पैदा करने। जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चीजें दिमाग में चढ़ती जाएंगी। अब इतना समझाने के पीछे हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो जलवायु प्रदेश के आधार पर इनका जो सही क्रम होगा वो ये होगा। ऑप्शन में जलवायु के आधार पर आए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रश्न आते हैं, जैसे पिछले जो पेपर आया था उसमें हिस्ट्री में हो चाहे ज्योग्राफी में, दोनों में देखा होगा आपने। हिस्ट्री में जो गुप्त प्रशासन है उसकी जो इकाइयां हैं उनका क्रम पूछा गया था, बढ़ता क्रम और घटता क्रम। ये इतिहास पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, विलेज। गांव मिलकर के ब्लॉक बनते हैं, कई ब्लॉक मिलके सिख तहसील बनते हैं, कई सिख मिलके जिला बनते हैं, कई जिला मिलके मंडल बनते हैं, फिर प्रांत और प्रांत से हमारा राष्ट्र। ये पहले भी था, आज भी है। अलग अलग दौर में केवल उनके टाइटल बदलते गए। जैसे चोल है, विजयनगर है, तो कहीं जिले को नाडु बोलते हैं, कहीं तहसील को बलनाडु बोलते हैं। गुप्त काल में जैसे आज स्टेट जो हमारा है, जो नेशन है, उसको हम राष्ट्र कहते हैं। गुप्त काल में इसको हम साम्राज्य कहते हैं। जो स्टेट है उसको भुक्ति कहते हैं, जिला है उसको हम आहार कहते हैं, गांव का समूह जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं उसको बीथी कहते हैं, सबसे छोटी इकाई को हम ग्राम कहते हैं। तो इस बार गुप्त आया, अगली बार इसी तरीके से पेपर बना तो चोल आ सकता है, विजयनगर आ सकता है। तो चीजें सारी वही है, समय के अनुसार क्या क्या होता है। ये चीज ज्योग्राफी के भी साथ है। दक्षिण भारत में जो हमारे घाट हैं, दर्रे हैं, उनका क्रम पूछा गया था। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, चिनकोटा, ऐसे। कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये पश्चिमी भारत, पश्चिमी घाट सॉरी। तो नॉर्थ से साउथ की ओर चलने पर जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें पिक्चराइज थ्योरी का पूरा इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप चीजों को समझते चलें। और जो भी रहेगा वो पीडीएफ फॉर्म में एज नोट्स आपको मिल ही जाएगा। आपको केवल समझना है और कुछ चीजें जो लिखने वाली उनको लिखते रहना है। देखिए, दर्रों की अगर बात करें, ऐसे हिमालय में भी कई पास मिलेंगे। इन सब पर काम हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज तो ये इंट्रोडक्शन हम आपसे मिलने आए विषय के साथ कि क्या पढ़ना है, क्या समझना है। तो थाल घाट
भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा। ये दर्रे आज भी थे, पहले भी थे, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो हम थोड़ा सा सीरियस हुए। यानी कितनी बार मैंने ही पढ़ाया, हम खुद भूल गए, हमने कितनी बार बच्चों को समझाया, लेकिन जो अवेयर है उनका हो गया। तो थाल सजाकर तुम्हें पूजने, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा, ये हमारे पास है। ये एक सैंपल है, ध्यान रखना, एक सैंपल है, एक नमूना है। जैसे चावल को कुकर में हम पकाते हैं तो एक दो दाने से अंदाजा मिल जाता है कि पका है कि और पकाना है। शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है उसके लिए 2-4 बूंद कहीं से भी निकाल लो, उसके लोटा भर के खून नहीं चाहिए। तो ये एक सैंपल्स है, प्रारूप है, पथदर्श है, नमूना है, जिससे हमें अंदाजा मिल जाता है कि हम आगे की तैयारी कैसे करें। तो इस सैंपल के आधार पर ज्योग्राफी के बाकी जितने भी टॉपिक हैं इसमें सीरीज बन सकती है। वो सारी चीजें हमारे दिमाग में, जैसे हम शुरू करेंगे कल से, तो सीरीज में जो फिजिकल एरियाज हैं, जैसे नदियां हैं, पर्वत हैं, ग्लेक्स हैं, पास हैं, दर्रे हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया के हो या साउथ इंडिया के हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो, जहां जहां गुंजाइश है तो इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो वही सारी चीजें साथ साथ लेके चलेंगे, तो उससे क्या रहेगा कि आप सारे टॉपिक से जुड़े भी रहेंगे और वही पढ़ेंगे जो लगभग इंपॉर्टेंट है, जहां समझाना होता है। ऐसे ही हमारे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में बंदरगाह, उनका सही सीक्वेंस क्या होगा, ईस्ट में और वेस्ट में ओवरऑल अगर आ जाए, जितनी हमारी तेल शोधन शालाएं हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा। इसी तरीके से भारत में जो जनगणना होती है उसके जो स्टेट्स हैं उनका सीक्वेंस पूछा जाता है, जैसे कौन से राज्य जनघनत्व में टॉप में है, कौन से बॉटम पर है, तो कैसे उनको याद रखना है, कैसे उनको समझना है, ये सारी बातें इस पर करते हैं। अब याद रखने के लिए थाल सजाकर भोर में यानी सुबह पाल साहब कोटा गए, तो बच्चे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका है टी बी पी एस, टीबीपीएस। मैं कई बार इसको बताया था, इसको कैसे याद रखें। एक शब्द होता है आईबीपीएस, तो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो आईबीपीएस वर्ड से जुड़े हैं, जानते हैं। हमें केवल इतना करना है, इस आई के ऊपर टोपी लगा देना है, टी से टोपी, तो क्या बन जाएगा, टीबीपीएस। आईबीपीएस बनाम टीबीपीएस। तो थाल भोर पाल सिंह, थाल भोर पाल सिंह भूल जाए तो फिर थाल सजाकर भोर में पाल जी कोटा प्रस्थान की, तो आपके ऊपर है। तो इस आधार पर इसको याद, तो ये एक तरीके हैं, लेकिन और भी ऐसे कई सेक्शन हैं जहां से प्रश्न बनेंगे, पूछे जाएंगे। तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, ऐसे यहां भी होगा। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि विषुवत रेखा की ओर चलते हुए या उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों का सही क्रम होगा, तो आपका समय शुरू होगा तब। तो क्या होगा, सबसे पहले एस्किमो, जो कि ये टुंड्रा क्लाइमेट में पाए जाते हैं, टुंड्रा क्लाइमेट विश्व के पटल पर है सबसे ऊपर। फिर लंबरजैक, ये क्लाइमेट, और उसमें और भी कई हैं, जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो बताएंगे हम। तो ये पहले में ये जानना पड़ेगा वो किस क्लाइमेट की है, फिर वो क्लाइमेट किस सीक्वेंस में आ सकती है। तो इसके लिए हमें जलवायु का जो क्रम है वो याद रखना होगा। टाइगर क्लाइमेट के बाद स्टेपिक क्लाइमेट में बस हमें जलवायु की सीरीज पता होनी चाहिए, फिर वो सीरीज में कौन सी मानव प्रजाति पाई जाती है। इस तरीके से प्रश्न अब बनेंगे जो हमारा अपना अनुभव कहता है। तो ये सब ध्यान रखें, जैसे आपने टीवी में पढ़ा इसी तरीके से ये हमारा हिमालय प्रदेश है,
फिगर मैप केवल आपको आपकी बात को समझाने के लिए एक तरीका है, और पीडीएफ में टेलीग्राम पे आपको वैसे भी मिल ही जाएगा। जाहिर बात है, ये टेंशन नहीं कि कैसे बनेगा, बस उसको समझना उसका क्या, ये आपके हथियार है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हुई हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणियों का सही क्रम होगा। ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, वो आपको बताना होगा। अब 4 उस तरीके दे दिया जाएगा या एरो बना के दे दिया जाएगा। जैसे मान लो ABCD ऑप्शन दे दिया, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, उसके बाद जास्कर। इन तीनों को हम ट्रांस हिमालय में मानते हैं। और याद रखने के लिए हमने कई बार आपको बताया कि KLZ की एक सीरीज दिमाग में रखिए। आपको ABCD अगर आती है तो IJKL, पहले K आएगा, फिर L आएगा, Z तो अंत में आते ही आता है। तो इन तीन के बीच में कोई है ही नहीं, यानी तीनों का एक कनेक्शन है, एक ग्रुप है, एक परिवार है, और ट्रांस हिमालय में तीनों आते हैं। तो ये इसके बाद चौथा कोई भी हो सकता है। कोई होने में वो महान हिमालय हो जाएगा, फिर मध्य हिमालय हो जाएगा, फिर शिवालिक हिमालय हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन 3 या 4 ऑप्शन रहेंगे, तो एक सीरीज तो ऐसे रहेगी। अब पेपर बनेगा, इनका सही सीक्वेंस होगा, चाहे इस तरीके से पूछा जाए तो वैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। या ये भी आ सकता है कि हिमालय की 4 श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, TGMS, महान, मध्य, ग्रेट, मध्य, शिवालिक। इसको और थोड़ा सा महीन करें अगर, तो करनी पड़ेगा। आप आरो के आप स्टूडेंट हैं, सिर्फ एक लेवल का पेपर आता है, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, जहां जहां लगता है जरूरी। मिडिल हिमालय की हम बात करेंगे तो इस पर हम कल विस्तार से काम करेंगे। आज एक सिंबल दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे थाल घाट, भोर घाट आया था, ऐसे कई ऐसे टॉपिक हैं जहां पर सीरीज की श्रृंखला चलेगी, चाहे वो ऐसे पूछा जाए, चाहे वो इस तरीके से। जो हमारा मिडिल हिमालय है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर इसमें कई छोटी छोटी श्रृंखलाएं मिलती हैं, जैसे ऐसे पीर पंजाल, धौलाधर, नाग डब्बा, मसूरी और महाभारत। इसको आप इस तरीके से थोड़ा सरल करना चाहें तो ये मिडिल हिमालय है। तो मिडिल हिमालय 4 परतों का एक ग्रुप है। इसमें सबसे पहले पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है, कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में है। इसी पीर पंजाल में ही मां वैष्णो देवी का दरबार है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कहां बुलाया है? पीर पंजाल। धौलाधर में हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा एरिया है, कुल्लू मनाली इसी हिमालय में, इन्हीं घाटियों में है। नाग डब्बा मसूरी की पहाड़ी, जो उत्तराखंड में है। तो हमारा जो उत्तराखंड है मिडिल का, ध्यान रखना कि देखिए उत्तराखंड में तीनों हिमालय आते हैं, ट्रांस हिमालय को छोड़कर, क्योंकि ट्रांस हिमालय ऊपर है। तो ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय में रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे पॉइंट होंगे। और मिडिल हिमालय में नागडब्बा की पहाड़ी में ही मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, चक्राता, कौसानी जैसे हिल स्टेशन होंगे। और नेपाल यहां पर है, आपको दिख रहा है, ये नेपाल है। नेपाल की ऊपर की जो पर्वत श्रेणी है, जिसको महान हिमालय कहते हैं, इसी में एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी पीक्स है। और वो नेपाल जो भारत के पैरेलल है, वहां पर है महाभारत श्रेणी। बताना ये चाहते हैं मध्य हिमालय की
पर्वत श्रेणियों का सही क्रम आपको बताना है। तो सीरीज क्या चलेगी? पीर पंजाल, धौलाधर, नागडब्बा, महाभारत, डी एन एम, पदनम। अपने हिसाब से कोई कोड कर दीजिए जिससे एग्जाम तक याद रहे। तो वो काम हम भी करते रहेंगे, आप भी करते रहिए। तो ये सारी बातें हैं। तो इस सारी बातों के बाद समरी यही आई कि जो टॉपिक है, जैसे जलवायु था, इसी तरीके से और कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जो सीरीज वाइज हो सकते हैं। उसी में नदियां हैं, पर्वत हैं, झीलें हैं, बंदरगाह हैं। तो एक एक की शुरुआत करेंगे, पहले इंडिया से फिर वर्ल्ड से। और जो सिंध नदी की जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, इनका सीक्वेंस आ जाएगा। मान लो ऐसे ही पेपर उन्होंने दे दिया कि सिंध नदी की इन सहायक नदियों का सही क्रम क्या होगा उत्तर से दक्षिण चलने पर। उत्तर से दक्षिण चलने पर ऑप्शन में वो दे देंगे रावी, झेलम, सतलज, चिनाव। भाई ऐसे तो बनेगा, पेपर बनेगा तो अपना ही खुद पेपर मेकर बनिए, संभावनाएं तलाशिए कहां कहां से चीजें आ सकती हैं, कहां कहां से नहीं आ सकती हैं। बाकी ऑप्शन आपके पास है। सही क्रम के लिए हमें सही आंसर चाहिए होगा। देखिए बाकी बातें फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे हम। ये सिंध नदी है, इंडस। और जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, सिंध में नदियों का जो बहाव है, जो उनका मिलन है, किस क्रम से होता है, उसका जो सीक्वेंस होगा वो कुछ ऐसे होना चाहिए। और सरल अगर हम समझाएं, झेलम जे, चिनाव में झेलम नदी उत्तर से मिलती है और चिनाव ही डायरेक्ट सिंध में मिल जाती है, इससे चिनाव हो जाएगा। इसी चिनाव में दक्षिण से झेलम, चिनाव, रावी नदी मिलती है, आर हो गई। कैलाश मानसरोवर से सतलज नदी घूमती टहलती हुई आती है, वो भी चिनाव में मिल जाती है, सतलज होगी। और रावी और ब्यास दोनों जुड़वा बहने हैं, रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश से जिनकी उत्पत्ति होती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में से होती हुई पंजाब में हरिके बैराज पर मिलती है, ये ब्यास हो गई। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो अब आप देख सकते हैं सीक्वेंस क्या होगा। जे सी वी, मशीन नहीं होती, जे सी आर वी, जे सी आर वी। ऊपर सिंधु है और नीचे सतलज है। सिंधु और सतलज एक्चुअली क्या है, एक ही परिवार की दो बहनें हैं जो ट्रांस हिमालय से जिनकी उत्पत्ति हुई, जबकि ये चारों लघु हिमालय से उत्पन्न हुई। इसलिए हमने सिंधु और सतलज को अलग कर दिया। हाँ, यह अलग बात है कि सिंध के इस अवातंत्र में सतलज सबसे साउथ नदी मानी जाती है और झेलम सबसे उत्तरी नदी मानी जाती है। लेकिन बात अगर क्रम की करें, सीरियल की करें, तो अब आपका जो सही सीक्वेंस होना चाहिए वो होगा झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास। ब्यास ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर हम सतलज को मान लेंगे। ये सारी बातें। तो इस तरीके से भारत में गंगा नदी है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर गंगा में क्या क्रम होगा। इसी तरीके से दक्षिण भारत की बात करें तो एक ले देकर के ब्रॉड एरिया है, अगर हम ज्योग्राफी की लें, लेकिन प्रश्न पूछे गए हैं तो एक तरफ से चलने से बेटर है। इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे तो हमारी नजर इंडिया की आंख पर भी रहेगी और ये रहेगा कि सरल पेपर आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर इस तरीके से अगर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक एक क्वेश्चन से हमारा स्कोर बनता है और प्री और मेंस के बीच में एक क्राइटेरिया बन जाता है। तो जरूरी है कि बूंद बूंद घड़ा भरता है, हर प्रश्न को गंभीरता से समझें।
तो इन सब पर हम नेक्स्ट क्लास में निकल से काम करेंगे। अब बाकी के जो टॉपिक हैं, जैसे एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, ये चूंकि फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं, इनके बारे में जो चीजें बेसिक हैं वो हमें आनी चाहिए। जहां जहां से प्रश्न बनते हैं, पूरा नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, इनका संगठन इंपॉर्टेंट है, जहां से सीक्वेंस आ सकता है। बाकी बेसिक आपको पता ही है, हर गैस का अपना एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन संगठन में, कंपोजिशन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि वायुमंडल की गैसों का सही क्रम होगा। अगर ऑप्शन में आ जाए हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके प्रतिशत के आधार पर, वायुमंडल में इनकी स्थिति के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा, या नियान, जीनान, क्रिप्टान, ओजोन, इन गैसों को जो बेल गैस कहते हैं, लो वेटेड हल्की गैस है, इनका क्रम क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न यहां पर आपको मिलेंगे। इस तरीके से जो लेयर्स हैं, परतें हैं, इस पर थोड़ा काम करना होगा। बस क्योंकि चीजें पड़ी हुई हैं आपकी हैं, तो हम जाते भी चलेंगे, और जहां जहां चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। लेयर्स में धरातल से तक चलने पर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या होगा, उसी हम चश्मे से हर चीज देख रहे हैं जैसे दिखाई गई एग्जाम में। तो लेयर्स में आप चलेंगे तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मध्य मंडल, मेसोस्फियर, फिर आता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, फिर आता है वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। यह सीक्वेंस होगा। मध्य के दो आगे है, दो पीछे है, तो ऐसे चार मंडल दे दिए जाएंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो सीक्वेंस होगा किस्मी, जैसे पाले की टॉफी है किस्मी, तो किस्मी में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो इस तरीके से इसको भी ध्यान रखना है। बाकी हर लेयर के अपने अपने फीचर्स हैं, उसके अपने अपने सिम्टम्स हैं। इसके बाद पवन और प्रेशर बेल्ट, वायु दाब, पीटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें डोलड्रम, हॉर्स बेल्ट, जो हमारी विंड्स हैं, ट्रेड, वेस्टलाइज, इनका डायरेक्शन पूछा जाता है। बहुत कॉन्सेप्टिव टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो कई साल पर काम किया आप लोगों को समझाने में, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी इसका लाभ मिले। इसके बाद साइक्लोन, चक्रवात और पति चक्रवात से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मेरे हिसाब से चले हैं तो इतने टॉपिक आपको आने ही चाहिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग आने चाहिए। जो मंडल में जितने भी हमारे ओशन है, महासागर है, इनका एक परिचय आपको आना चाहिए। किस महासागर, जैसे प्रतिशत के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर महासागरों का क्रम क्या होगा, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर और आर्कटिक ओशन, इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, किस ओशन में कौन से डीप्स हैं, कौन से गर्त हैं, कौन से हिल्स हैं, कौन से बीच हैं। अब सुंडा है, मेरियाना है, टोंच है, और आपका सुंडा है, मेरियाना, टोडा, तो चैलेंजर, ये किस ओशन से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको इसी में मिलेंगे। इसके अलावा महासागर की जो उच्चावच स्थिति है, उससे प्रश्न बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ओशन करंट्स, महासागर की धाराएं हैं। वार्म एंड कोल्ड दो प्रकार की होती, तो इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे मैचिंग फॉर्म से ज्यादा बनेंगे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। चार करंट्स, चार उनका नेचर, गर्म ठंडी, ठंडी गर्म,
करंट और ओशन, करंट्स और लोकेशन। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी करंट दक्षिणी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पेरू की धारा। तो कैसे इसको पढ़ेंगे, क्या इसका तरीका है? अगर आपको आता है तो अच्छी बात, फिर भी हम सलाह देंगे, थोड़ा हम भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, शायद और अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। इसी में लवणता इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। लवणता में अगर सीक्वेंस चलेगा तो जो सॉल्ट है उनका क्रम पूछा जाता है। अगर सीक्वेंस क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से, जैसे आप किचन में डिश बनाते हैं कोई, तो अलग अलग बाउल से, बर्तनों से उनको परोसा जाता है। अगर चटनी है तो छोटी कटोरी, दाल है तो बड़ी कटोरी, रोटी है तो थाली, और चावल है तो कोई प्लेट। ऐसे क्वेश्चन अगर सीक्वेंस वाला हो सकता है, डायरेक्शन वाला, तो वो उस फॉर्मेट में ले लिया। मैचिंग वाला है तो उसके लिए फैक्ट्स अगर इक्वल है तो मैचिंग बन जाएगा। कॉन्सेप्टिव है तो नीचे दिए हुए कथनों पर ध्यान दो, एक सही है, दो सही, बताओ कितने सही है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझे, तो जिस लेवल का जैसा क्वेश्चन होगा वो अपने आप खुद आप समझने लगेंगे। तो लवणता में नमक, साल्ट के आधार पर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कौन कौन से लवण होंगे, क्या सीक्वेंस होगा, ये देखना होगा। और सबसे ज्यादा लवणता किस ओशन में पाई जाती है औसत के आधार पर, तो ये सेक्शन इसमें आएगा। और ज्वार भाटा, टाइड्स एंड ए, ये इंपॉर्टेंट। फुल मून, न्यू मून, सोलर इलिप्स, लूनर इलिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होते हैं, फुल मून क्या है, न्यू मून क्या है, और युति क्या है और वियुति क्या है, इनकी क्या लोकेशन होगी। इस मंडल में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है अर्थ की संरचना, उसका जो इंटीरियर है, आंतरिक संरचना। इसमें सियाल, साइमा, निफे, जो 3 लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब हम लेयर को पढ़ते हैं तो उसकी कई सब लेयर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने पृथ्वी की जो इंटीरियर है उसको समझने की कोशिश की, उनका सीक्वेंस आएगा। जिस तरीके से पेपर बन रहे हैं, तो मोहसेविक, लेहमन, गुटेनबर्ग, रेप्टी, इन्होंने अपने अपने तरीके से अर्थ के इंटीरियर को समझाने की कोशिश की। बहुत इजी होगा जब आप इसको समझेंगे कि मोहस कनेक्टिविटी क्या है, लेहमन क्या है, रेप्टी क्या है, तो इन सबको इस सेक्शन में पढ़ना होगा। इसके अलावा रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चट्टान। रॉक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या इनके फीचर्स है, प्राइमरी रॉक्स, सेकेंडरी रॉक्स में इनका नेचर क्या होगा, बेसिक है, एसिडिक है, अम्लीय है, क्षारीय है, और किस रॉक्स के क्या टाइप्स हैं, और क्या उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान आग्नेय है, अवसादी है, और ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन का रूपांतरण किस में होता है, अब क्या इनके फीचर्स हैं, कौन सी विशेषता है जो आग्नेय चट्टान में होती है या नहीं होती। जो आग्नेय चट्टानें होती है वो मेड बाय मैग्मा होती है, पृथ्वी की मैग्मा से बनती है, इसलिए इसमें जीवाश्म होते नहीं, मैग्मा बाहर निकल के ठंडा हो जाता है, इसलिए उसमें जीवाश्म के ना होने से। और मैग्मा का मतलब है जो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है, उसमें निकल, फेरियम, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम जैसे धातुएं पाई जाती हैं, और इन सब के मिलने से कई मेटल्स एंड मिनरल्स बनते हैं। तो आग्नेय चट्टानें सबसे ज्यादा धातुएं और खनिजों के लिए जानी जाती है। इन्हीं चट्टानों से धारवाड़ की चट्टानें बनी, और उन्हीं चट्टानों से पश्चिमी घाट पर्वत में लोहा और बाकी धातुएं पाई जाती हैं। जबकि अवसादी चट्टानें होती है उसमें सेडिमेंट्री चट्टानों में फॉसिल्स, जीवाश्म ज्यादा होते हैं, इसलिए उसमें कार्बन कॉन्सेप्ट अधिक होता है, लाइमस्टोन अधिक होता है, इसीलिए उसमें जीवाश्म ज्यादा होंगे, कोयला है, चूना है, मार्बल है, ये आपको अवसादी चट्टानों में ज्यादा मिलता है। इसी के आधार पर इंडिया में जब आप पढ़ेंगे तो भारत में जो रॉक्स हैं, धारवाड़ की चट्टान, पुरप्पा की चट्टान, बिंद की चट्टानें, तो इनके क्या फॉर्मेट है, किस चट्टानों का क्या दौर है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि चट्टानों का सीक्वेंस क्या होगा, धारवाड़ पहले है, कुड़प्पा पहले है, बिंद पहले है, या दक्कन ट्रेप पहले है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर समय के अनुसार हम आपको देना चाहेंगे। जब रॉक्स पढ़ेंगे तो इसी में वॉल्केनो भी आ जाएंगे, वॉल्केनो के टाइप्स, इसमें क्वेश्चन मैचिंग से बन सकता है कि कौन सा एक्टिव है, सक्रिय है, कौन सा सुप्त है, कौन सा शांत है, किस
लोकेशन में है, तो इसमें क्वेश्चन अधिकतर टेबल वाइज ही बने। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो लिथोस्फीयर में आते हैं। इसके बाद जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है इंडिया और वर्ल्ड की, और ये चीज इंडिया की फिजिकल में होगी। इंडिया के फिजिकल में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भौगोलिक संरचना, जिसमें माउंटेन सिस्टम, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, तो इनको चूंकि आप सीक्वेंस वाइज जब पढ़ेंगे तो ये सब चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। तो एक फ्लो चार्ट बना करके फिर हम उसी सीक्वेंस से चलते रहेंगे, जिससे आप समग्रता में, एकता की तरीके से सब में उनको समझते रहे। इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा। फिर उसके बाद भारत का मानसून सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ बातें उसमें हम शेयर करेंगे। फिर भारत का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसमें मिनरल्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, सेंसस 2011 अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल पिछले पेपर में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, सीक्वेंस से पूछे, तो पूरी कोशिश करेंगे सेंसस को बहुत इजी तरीके से समझा दें, जिससे आप आसानी से उनके स्टेट को, उनकी नंबरिंग को दिमाग में याद कर सकें। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो इकोनॉमिकल पार्ट है उसमें विश्व में कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से प्लेस हैं, किस देश की कौन सी कैपिटल्स हैं, क्या उनका फ्रीक्वेंस होगा, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इस विषय में आपकी चीजें और बेहतर हो, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन विषय भी मेरे पास रहेगा जीएस में, एक कई साल इस पर काम किया, अच्छा अनुभव है, तो उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, हम चाहते पहले एक सब्जेक्ट से आपका इंट्रोडक्शन हो जाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद फिर पढ़ाना ही है। ज्योग्राफी में हमने क्लियर कर दिया कि वो टॉपिक जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, चाहे इंडिया के हों चाहे वर्ल्ड के हों, पहले उनको हम समझाएंगे। कुछ सैंपल हमने आपको दे भी दिए। कॉन्स्टिट्यूशन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच का क्या रिलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्या ऐसा पढ़ लिया जाए जो बिल्कुल फिक्स है कि आता है। तो इस पर हम क्लास जो लेंगे वो नेक्स्ट क्लास इसी की होगी। और इसी तरीके से हिस्ट्री में एंसेंट और मेडल का पार्ट अपने सर देखेंगे, साइंस टेक पर हमें सर देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू से एक जुड़ाव रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और स्वतंत्रता संग्राम के बीच में, मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में जबरदस्त कदम ताल है। ब्रिटिश एक्ट जो भारत में अप्लाई हुए, हम आजादी की लड़ाई लड़ते भी रहे, अपने लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार भी करते रहे। तो 75% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 से लिया गया, और भी कई सी बातें हैं जो संविधान आजादी मिलते मिलते हमें संविधान में मिली। दोनों के बीच में जबरदस्त कदम ताल है। तो यहाँ एक पंथ दो काज हो जाते हैं, आजादी भी मिल जाती है, संविधान भी तैयार हो जाता है। इसीलिए ये सेक्शन हम रखेंगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना है, ये भी एक चर्चा का विषय होगा, हमारी अगली क्लास में होगा। तो नेक्स्ट मुलाकात में हम दोनों विषयों से आपका परिचय कराते हैं। इसी बहाने हम आपको जान जाएंगे और थोड़ा हमको भी समझेंगे, और इन्हीं सारी बातों के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो भी आपके परिचित हैं, जो भी गंभीर है, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, आपका एग्जाम नियर अबाउट मई जून में होगा, 3 महीने का टारगेट हम भी लेके चल रहे हैं। तो कोशिश करिए कि इस बैच को खुले दिल से स्वीकार करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे सब उनको लाभ मिले जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। आपने फॉर्म भरा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा दोस्त, कोई इष्ट मित्र होगा जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो आप शेयर ही कर देंगे, तो ये भी दान पुण्य का काम है। ज्ञान का दिया जलाते भी रहो और बुझे दिए को उसे जोड़ते भी रहो, होगा प्रकाश, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।